नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ये बिहार जो स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो 11th-12th के लिए जो पेपर 2 है उसके लिए आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल का मूल सिद्धांत, उस बुक का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन वो कब देखेंगे जब ये पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा तब। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप। भूगोल में हम लोग किसी भी घटना अथवा परिघटना का काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। यानी ज्योग्राफी में जो भी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका एक सीक्वेंशियल क्रम होता है, एक सीक्वेंस में होता है कोई भी घटना। तो उन सभी घटना या परिघटनाओं को हम लोग एक सीक्वेंस में स्टडी करते हैं, काल के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जो पृथ्वी है इसके दो प्रमुख घटक हैं, दो मेन फैक्टर हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम लोग भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का स्टडी करते हैं। और मानव भूगोल में है भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध का, यानी फिजिकल का तो अध्ययन करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जो मानव से संबंधित जो बातें हैं, उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक विवरण तथा इसके उनमें घटित होने के कारण का अध्ययन करते हैं हम लोग मानव भूगोल में। जो भी घटना घटित हो रही है उसका मानवीय कारण क्या हो सकता है, किस कारण से कोई भी घटना घटित हुई है, उसका स्टडी हम लोग मानव ज्योग्राफी में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। और भौतिक भूगोल में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, जो प्रकृति से संबंधित हो, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हो, वैसे घटनाओं को हम लोग भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। भूगोल का मुख्य कार्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। जो ज्योग्राफी है इसका मेन जो वर्क है, मुख्य जो काम है वो क्या है, तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। यानी हमारे इन्वायरमेंट में कई सारी चीज़ें हैं, हमारे इन्वायरमेंट में कई सारी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को हम लोग जो मानव के आचार विचार को जो प्रभावित किया है, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना होता है। इसलिए भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। केवल ज्योग्राफी में हम केवल नेचर का ही स्टडी करें या केवल ह्यूमन का ही स्टडी करें तो ये सही नहीं होगा। इसलिए भूगोल में मानव और प्रकृति जो पर्यावरण है, ये दोनों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। भूगोल में जब द्वैतवाद आया तो व्यापक तर्क वितर्क प्रारंभ हो गया। जब ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसी समय एक ड्यूलिज्म वर्ड आया, द्वैतवाद आया, जो 17वीं शताब्दी के आसपास ये बर्नार्ड वारेनियस ने दिया था ये कॉन्सेप्ट को, द्वैतवाद का। तो द्वैतवाद का जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एकदम बहुत बड़े पैमाने पर तर्क वितर्क होना शुरू हो जाता है। अब द्वैतवाद का मतलब होता क्या है, तो इस पिक्चर को आप देखिए। इस पिक्चर में आपको एक ही पिक्चर में आपको दो तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। एक तरफ से आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है जिसका केवल एक तरफ जो आँख है, कान है और वो जो फेस है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई राइट साइड में देख रहा है, लेकिन आप दूसरे तरफ से देखें तो आपको लगेगा कि एक इंसान का आधा फेस दिख रहा है। यानी एक ही पिक्चर है और हम लोग इसको दो तरीके से देख रहे हैं। तो भूगोल में भी कई विषय ऐसे थे, कई टॉपिक्स ऐसे थे
जिसमें हम लोग का अलग अलग विचार था, कोई एक विचार नहीं बन पा रहा था। तो ऐसी स्थिति को द्वैतवाद कहा गया, जो कि 17th सेंचुरी में वॉरेनियस ने दिया। अब कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे कोई एक विचार नहीं है, उसमें कई विचार हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा विचार को सही मानेंगे। अब इस पिक्चर में हम बोले कि जो ह्यूमन है, जो इंसान इसमें दिखाई दे रहा है, इस इंसान का आधा पिक्चर दिखा दे रहा है या फिर राइट साइड दिखता हुआ पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सही क्या है। ये चीज़ को स्पष्ट लोग नहीं कर पाते थे, क्लियर नहीं कर पाते थे क्या वास्तव में है क्या। तो वो चीज़ द्वैतवाद आया जब ज्योग्राफी में, तो बहुत सारा डिस्कशन शुरू हो गया। अब क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने अथवा विवरण होना चाहिए। तो ये जब द्वैतवाद आया तो इससे कई सारे प्रश्न खड़े हुए। पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने यानी नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव, जिसको इडियोग्राफिक कहते हैं, होना चाहिए। क्या भूगोल अपना ज्योग्राफी अपना एक नियम रूल्स बना सकता है। क्या ये किसी चीज़ों के बारे में व्याख्या कर सकता है, विवरण दे सकता है, पहला सवाल। दूसरा है कि क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए। बोला क्या जा रहा है, क्या भौगोलिक परिघटनाओं का जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, उन सभी का जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो क्या थ्योरेटिकल आधार पर होना चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर। क्या हिस्टोरिकल बेस पे होना चाहिए या फिर थ्योरेटिकल बेस पे होना चाहिए, किस पे बेस्ड होगा, ये सवाल था। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। क्या जो ज्योग्राफी में कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, क्या उसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए, सिस्टमेटिक किया जाना चाहिए। और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। जो ज्योग्राफी का स्टडी होगा, अध्ययन होगा, वो कैसा होना चाहिए। क्या वो रीजनल स्टडी होना चाहिए या फिर सिस्टमेटिक स्टडी होना चाहिए। ये कुछ प्रश्न थे जब द्वैतवाद आया भारत में। ठीक है, ड्यूलिज्म। प्रकृति और मानव के बीच दैव द्वैधता नहीं है, यानी जो हमारा नेचर है और जो ह्यूमन बींग्स है, इन दोनों के बीच द्वैधता नहीं है। यानी इसमें कोई भगवान के आधार पर, ईश्वर के आधार पर इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता से देखना चाहिए। जो मानव है और जो प्रकृति है, ये दोनों अविभाज्य तत्व है। मीन्स हम दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। हम ये दोनों तत्वों को, जो इन्वायरमेंट हमारा जो नेचर है और जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, इन दोनों को हमको एक समान, एक समग्रता से देखना चाहिए। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप यानी स्थलाकृति के बारे में देखते हैं, जो पर्वत पठार मैदान है, तूफान की आँख जो बहुत शक्तिशाली होता है, नदी के मुख जिसको हम लोग डेल्टा, एस्चुरीज ये सब कहते हैं, हिमनदी की नासिका जो प्रोथ होता है उसको देखते हैं, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग यही सब काम करते हैं ज्योग्राफी में। इसी प्रकार जो प्रदेश है, जो गांव है, जो नगर है, इन चीज़ों का जो वर्णन किया गया है वो जीवों के रूप में किया गया है। ठीक है, जो गांव है, नगर है, इन सभी चीज़ों का वर्णन जीव के रूप में किया गया है, एक जीवित जीव के रूप में। तो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने राज्य और देश का जो डिस्क्रिप्शन किया है, जो वर्णन किया है, वो एक जीवित जीव के रूप में किया है। ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का जो वर्णन है वो जीवित जीव के रूप में किया है। अब एक जो जीवित जीव है उसके रूप में राज्य का वर्णन कैसे किया है। तो जैसे जीवित जीव जो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, अपना विकास करता है, ठीक उसी प्रकार कोई देश या राज्य अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट करता है। इसलिए जो जर्मन ज्योग्राफर थे, इन्होंने कोई कंट्री या कोई स्टेट को एक जीवित जीव यानी ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डिफाइन किया है। अब है कि कुछ जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सड़क है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है। इन सड़कों को, इन रेल मार्गों को, इन जल मार्गों को प्रायः परिसंचरण की धमनियाँ कहा जाता है। परिसंचरण के धमनी, जैसे हमारे जो बॉडी है, इस बॉडी
पार्ट में बहुत सारे वेन्स हैं ब्लड्स के, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। अगर वो वेन्स ना होता, अगर वो धमनियाँ ना होती हमारे शरीर में, तो ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंच नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो उसमें अगर सड़क मार्ग ना हो, रेल मार्ग ना हो, जल मार्ग ना हो, तो वस्तुओं या सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, इसको परिसंचरण की धमनियाँ कहा गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को अलग कर सकते हैं, जबकि वे आपस में इतने जटिलता से जुड़े हुए हैं? तो क्या हम मनुष्य और प्रकृति को एक दूसरे से अलग करके देख सकते हैं? क्या हम उसको अलग करके अध्ययन कर सकते हैं, जो कि इतने जटिलता से एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है? अब कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी जो मानव भूगोल है, इसकी परिभाषा लोग दिए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब इसी से सवाल पूछा जाता है, एक परिभाषा दे दिया जाता है और फिर कौन से इस परिभाषा को किसने दिया है, ये सवाल पूछ लिया जाता है। जो पहला परिभाषा है वो ये कहता है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है, यानी जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो हमारा अर्थ सरफेस है, इसके बीच का जो एक एनालिसिस है, एनालिटिकल स्टडीज़ है, वही मानव भूगोल कहलाता है। ऐसा जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो रेटजल महोदय ने दिया है। देन मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अब यहाँ देखिए, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये अनस्टेबल अर्थ, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि वो घूमते रहती है, इसलिए अस्थिर, और मानव क्रियाशील है, ये कोई ना कोई काम करते रहता है। इसके बीच का जो परिवर्तनशील संबंध है, पृथ्वी भी घूम रही है और मानव भी क्रिया कर रहा है, और ये दोनों के क्रियाशील होने के कारण जो परिवर्तन आ रहा है उसी का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ऐसा कौन कहा है? तो अमेरिकी ज्योग्राफर्स एलन चर्चिल सैंपल ने कहा है। देन हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है मानव भूगोल, ऐसा पॉल विडाल डिला ब्लॉस ने कहा है। देन मानव भूगोल कौन, कहाँ और क्या पाता है और कैसे, इसका अध्ययन करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मानव भूगोल है ये कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे पाता है, उस चीज़ों का स्टडी करता है, अध्ययन करता है। जैसे आप हैं तो आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आपने क्या अचीव किया, और जो चीज़ अचीव किया वो कैसे अचीव किया, इन चीज़ों का जो स्टडी है वही मानव भूगोल है, अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब है कि मानव भूगोल की प्रकृति। जो मानव भूगोल है ये मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसकी परस्पर अन्योन क्रिया के द्वारा करता है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है जो स्टडी करता है फिजिकल इन्वायरमेंट का, सोशल इन्वायरमेंट का, कल्चरल इन्वायरमेंट का, तो ये भौतिक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है, इन दोनों के बीच जो परस्पर अन्योन क्रिया होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट है, कैसे, उन्हीं का ये स्टडी करता है। ठीक, अब ये जो अन्योन क्रिया है, इस अन्योन क्रिया में जो मुख्य तत्व है वो है भू आकृति, यानी फिजिकल फीचर्स, सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, जलवायु, नेचुरल वेजिटेशंस, प्राकृतिक वनस्पति, और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। ये सभी भौतिक पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करता है, अन्योन क्रिया करता है, और इसी चीज़ का स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में किया जाता है। यही ह्यूमन ज्योग्राफी का एक नेचर है। ठीक है, अब है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, यानी मानव का प्रकृति के अकॉर्डिंग हो जाना और प्रकृति का मानव के अनुसार हो जाना। अब ये क्या है? तो ह्यूमन जो मनुष्य है
अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की मदद से अपने भौतिक पर्यावरण में अन्योन क्रिया करता है। जो ह्यूमंस हैं, जो मानव है, ये विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की सहायता से अपना जो फिजिकल इन्वायरमेंट है इसके साथ अन्योन क्रिया करता है, इंट्रैक्शन करता है। इंट्रैक्शन क्या करता है? तो पेड़ काटेगा, कुछ कंस्ट्रक्शंस करेगा, यही सब अन्योन क्रिया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या उत्पन्न और निर्माण करता है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है कि मनुष्य क्या क्रिएट कर रहा है, क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या निर्माण कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। ह्यूमन बीइंग्स जो भी है, इन्वायरमेंट से क्या उत्पन्न कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ मनुष्य उत्पादित कर रहा है, जिस चीज़ का वो निर्माण कर रहा है, उस चीज़ के निर्माण में वो मनुष्य कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा उपकरण, कौन सा तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स का सहायता से वो वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण कर रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। हम किसी भी स्टेट या नेशन की बात करें, वो कितना डेवलप्ड है, कितना विकसित है, वो किस लेवल तक डेवलप हुआ है, उसके विकास का स्तर हम लोग किसके द्वारा डिसाइड करते हैं? तो टेक्नोलॉजी के जो लेवल है उसके लेवल से। जैसे हम एक एग्जांपल लें, चाइना और एक इंडिया, या फिर इंडिया या जापान का एग्जांपल लें, तो जापान में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, और भारत का जो टेक्नोलॉजी है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो हम लोग डेवलपमेंट का जो एक स्टैंडर्ड या लेवल हम लोग जो फिक्स करते हैं, तय करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रौद्योगिकी के लेवल के आधार पर। अब फिर यहाँ सवाल आता है कि ऐसा क्यों? क्यों हम किसी भी जो तकनीक है उसके स्तर के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी देश का कल्चर या जो भी चीज़ें हैं वो कितनी डेवलप है? तो क्योंकि जो मानव है ये प्रकृति का जो नियम है उसको बेहतर ढंग से समझने के बाद ही कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। जैसे हम एक एसी की बात करें या एक कूलर की बात करें, तो एसी और कूलर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो एसी और कूलर है, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग, जिस वातावरण में आज जी रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ गर्मी इतनी अधिक है कि हम उस गर्मी में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट जैसा क्लाइमेट हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल रहे हैं। तो उसी के अनुसार हम लोग एक एसी या कूलर का डिजाइन किए, निर्माण किए हैं। तो यही यहाँ बता रहा है कि जो मानव है ये प्रकृति के नियम को पहले समझता है, और उस नियम के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, उस चीज़ के लिए वो अपना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब है कि जैसे घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। अब जो घर्षण है, जो फ्रिक्शंस था, जो हीट था, इसी का कॉन्सेप्ट ने जो अग्नि है, आग है, उसकी खोज में हमारी मदद की। ठीक उसी प्रकार जो डीएनए है, आनुवांशिक है, कि रहस्य की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। अब कोई भी डिजीज़ होता है तो हम लोग पहले उसके लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, ताकि हम बीमारी का जो मूल कारण है, जो मेन समस्या है, उस चीज़ को हम समझ सकें। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया की प्रारंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। जब शुरू में प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया, यानी पर्यावरण से अन्योन क्रिया जब मानव कर रहा था, जब अर्लियर टाइम में, प्रारंभिक अवस्था में, तब ये बहुत अधिक प्रभावित हुआ था और मनुष्य स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मानव खुद प्रकृति के अकॉर्डिंग ढल रहा था। ठीक है, अगर वर्षा हो रही है तो उसके लिए वो पेड़ के नीचे छुप रहा था, पेड़ के नीचे बच रहा था, या जो भी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू हमारा नेचर, जैसा प्रकृति के समक्ष, हमारे समक्ष प्रकृति द्वारा जैसी समस्या उत्पन्न होती थी, उसी प्रकार हम लोग उससे बचाव भी करते थे। ठीक है, इसके पीछे कारण है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। अब मनुष्य प्रकृति के अनुसार पहले खुद को ढाल लिया था। क्यों ढाल लिया था प्रकृति के अकॉर्डिंग? क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का लेवल था वो बहुत ही लो लेवल का टेक्नोलॉजी था। हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं थे पर्यावरण में जो भी समस्या है इससे बचने के लिए। अभी तो कई सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। अब तो यहाँ तक कि हम लोग
जो अर्थक्वेक आता है उसकी हम लोग जानकारी भी पहले से पता कर सकते हैं, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। उसमें मानव के पास भी उतना ज्ञान नहीं था और टेक्नोलॉजी का लेवल भी, स्वाभाविक सी बात है कि जब ज्ञान मनुष्य के पास नहीं था तो टेक्नोलॉजी का लेवल भी लो था। इसलिए इंसान चुपचाप प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। अब है आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। किसको? तो जो आदिम मानव समाज था, जो अर्लियर टाइम में, प्रारंभिक समय में, प्राचीन काल में जो मानव थे और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच, यानी जो प्रकृति का जो ताकत था उसके बीच का जो अन्योन्य क्रिया था वही कहलाता था निश्चयवाद। ठीक है, उस समय मानव प्रकृति को सुनता था, अकॉर्डिंग टू नेचर मानव प्रकृति के अनुसार काम करता था। उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। आंधी तूफान आया, गरज आया, तेज बाढ़ आया, सूखा आया, तो प्रकृति की जो प्रचंडता थी इससे इंसान डरता था और इसलिए प्रकृति की लोग पूजा करते थे। ठीक है, आज भी हमारे देश में सूर्य की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है, बहुत सारे पेड़ों की पूजा की जाती है। आज भी हमारे देश में पर्यावरण की पूजा की जाती है, लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर्यावरण का शोषण अंधाधुंध तरीके से हुआ है। तो सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। अगर हम अपने पोषण की बात करें तो अगर हमारा पर्यावरण ना रहे तो हमारा पोषण संभव ही नहीं है। तो ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। माता प्रकृति का अर्थ क्या है कि जो नेचर है ये हमारे लिए माँ के समान है, प्रकृति, पर्यावरण। क्यों? क्योंकि जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारी, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ये भौतिक पर्यावरण से ही होता है। इसलिए ये मानव समाज के लिए माता प्रकृति यानी मदर इन्वायरमेंट के रूप में धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण को समझने लगते हैं। जैसे जैसे कोई इंसान पर्यावरण में रहता है तो वो पर्यावरण को अडॉप्ट करना सीख जाता है, समझ जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करता है, अपना विकास करता है। ठीक है, जैसे आज हम लोग गाय को पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, शेर पाल रहे हैं, तो आज से पहले ये प्राचीन समय में तो ये लोग जंगली जानवर थे, आरंभिक समय में। तो मानव जब रहने लगा पर्यावरण में तो धीरे धीरे वो इसके अकॉर्डिंग, जानवरों के अकॉर्डिंग भी ये ढल गया और जो जानवर अच्छे से मतलब व्यवहार करने लगे, उन सभी जानवरों को मानव क्या किया, अपना पालतू बना लिया। ठीक है, तो मानव पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया किया और उसके साथ अंतः संबंधित हुआ। अब अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बाद मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। यानी अपना एक सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट कर लिया, सोशल डेवलपमेंट कर लिया, अब एक एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। जो इंसान है, पहले इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, यानी वो जीवन भी जीते थे तो अभाव में, किसी भी चीज़ों की अभाव में, लेकिन अब अभाव से स्वतंत्रता की आवश्यकता की ओर अग्रसर होते हैं। पहले हमारे पास बहुत सारी आवश्यक चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो हम लोग अभाव से आवश्यकता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संसाधनों को जन्म देते हैं और इंसान ही है जो इन्वायरमेंट में बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है, उन रिसोर्सेस का यूज़ करके हम लोग कई नए रिसोर्सेस को, कई नए पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक दृश्य की रचना करती हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण करता है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। जैसे मानव का क्रियाकलाप पूरे हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल है, यानी जो पर्वत है, पठार है, पहले लोग जाने से डरते थे, लेकिन आज पर्वतों पर घर बने हैं, आप वहाँ जाके आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। मौसम के अनुसार आपके वहाँ व्यवस्था की गई है। अगर पहाड़ों पे आप गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपके लिए वहाँ हीटर की व्यवस्था भी की गई है। गर्म जल के झरने भी लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद विशाल नगर प्रसार। आज जो टाउन
फैल रहा है। हम लोग एनसीआर का नाम सुने होंगे, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली क्षेत्र पहले इतने बड़ा क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था, लेकिन पॉपुलेशन जितना तेज गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण दिल्ली क्षेत्र को और विस्तारित किया गया है। खेत, फलोद्यान, जो फल का उत्पादन हम लोग करते हैं, मैदानों में चारागाह, तटों पर पतन यानी जो पोर्ट बनाया गया है, अभी बंदरगाह बनाया गया है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट आदि, इसे संभववाद नाम दिया गया। यानी प्रकृति से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके हम नई संभावनाओं को जन्म दें, नई जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम नए नए चीज़ों के आविष्कार करें, तो यही कहलाता है संभववाद। ओके, यानी पर्यावरण में उपलब्ध जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करके हम एक नया वस्तु का निर्माण करें, एक नई संभावना जगाएं, तो यही संभववाद कहलाता है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है। नेचर हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, और मानव, हम जैसे मानव उसका उपयोग करते हैं, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। यानी अर्थ पे, पृथ्वी पे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, और उन रिसोर्सेस को हम यूज़ करते हैं। कोई भी वस्तु जब तक हमारे यूज़ के लायक नहीं होता है, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं होता है। और जैसे जैसे इंसान विकसित हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, वो सभी चीज़ों यानी प्रकृति में जो भी चीज़ है उपलब्ध, उन सभी चीज़ों को वो एक संसाधन के रूप में उपयोग कर रहा है। और इस प्रकार जो प्रकृति है वो मानवीयकरण हो जा रहा है। ठीक, और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगी है। यानी नेचर को इंसान अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे रहा है। एक भूगोलवेत्ता हुए ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने एक नई संकल्पना, एक नया कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, जो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मार्ग को परिलक्षित करता है। वेरी गुड। यहाँ एक चीज़ समझिएगा, जो ग्रिफिथ टेलर थे, ये एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, नई संकल्पना देते हैं, और ये दो विचारधारा के बीच के मार्ग का बात कहते हैं। दो विचारधारा कौन सी? तो एक था पर्यावरणीय निश्चयवाद और एक था संभववाद। तो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाया नौ-निश्चयवाद। ठीक, इन्होंने नौ-निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो कॉन्सेप्ट दिया ग्रिफिथ टेलर ने, उसे नौ-निश्चयवाद या रुको या जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। अब रुको और जाओ निश्चयवाद या नौ-निश्चयवाद का क्या अर्थ है, तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। आप लोग शहर में देखे होंगे कि जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो यातायात होती है, उसमें जो भी लाइट होता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, इसका प्रयोग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग सारे व्हीकल्स, सारे वाहन आते जाते हैं। रेड लाइट जो होता है ये हमें बताता है रुको। रेड लाइट क्या बताता है? रुकने कहता है। जो येलो लाइट होता है वो कहता है कि अब ग्रीन होने वाला है, आप रेडी हो जाओ। आप अगर ट्रैफिक में हैं तो आप हेलमेट पहन के, बाइक स्टार्ट करके, कार स्टार्ट करके रेडी रहें, और जैसे ही ग्रीन लाइट जलता है आप जाओ, आप बढ़ते रहो। तो ये हम लोग अपने शहरों में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे पर्यावरण में भी घटनाएं होती हैं। नौ निश्चयवाद की संकल्पना भी यही दर्शाता है। ये बोलता है यहाँ ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, ना तो यहाँ निश्चयवाद है, और ना ही यहाँ नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की स्थिति है। इसका अर्थ क्या है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर हम नेचर के रूल के अकॉर्डिंग चलें तो हम नेचर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार सड़कों पर चलते समय लाल बत्ती का पालन नहीं करने से भीषण एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है जिसमें बहुत सारा नुकसान लोगों को होता है, ठीक उसी प्रकार पर्यावरण में जैसे हरी बत्ती का बात नहीं माने थे हम लोग ट्रैफिक में, उसी तरह अगर हम इन्वायरमेंट की बात नहीं माने, पर्यावरण के अकॉर्डिंग काम नहीं किए, उसी का परिणाम है आज हरित गृह, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, और जो पीछे हटती हिम नदियाँ, जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रही है,
जो सॉइल इरोजन है, भूमि निम्नीकरण है, ये समस्याओं का सामना हम लोग करना पड़ रहा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुसार अगर हम लोग काम करते तो आज हमें ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल इरोजन, ये सब समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो आज के सेशन में इतना ही है। जो अगला पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके साथ हम लोग कुछ MCQs भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी हार्ट टेट की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू हो लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट 11th और 12th के बुक से प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।